My most sincere greetings to everyone and welcome to DS English. I am Deepmala Sharma, lecturer in English, and today we are going to discuss a poem for the students of class 9th from their books Beehive. It is their 8th poem and the title of the poem is On Killing a Tree. जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, On Killing a Tree. And this poem is written by Jeev Patel. Jeev Patel, 1940, is a famous Indian poet and playwright. Patel belongs to a group of writers who have subscribed themselves to the Green Movement, which is involved in an effort to protect the environment. His poems speak of deep concerns for nature and expose man's cruelty to it. तो जो ये हमारे पोएट हैं इस पोएम के, जीव पटेल, इनके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पर मैंने आपको प्रोवाइड की है. ये एक इंडियन पोएट हैं एंड प्ले राइट भी हैं. तो पोएट का मतलब ही राइट्स पोएम्स एंड प्ले राइट का मतलब ही राइट्स प्लेस. पटेल जो है वो एक ऐसे ग्रुप ऑफ राइटर्स के ग्रुप से बिलोंग करते हैं जो कि ग्रीन मूवमेंट के लिए काम करते हैं. अब ये जो ग्रीन मूवमेंट है ये क्या है? देखिए, बेसिकली ग्रीन मूवमेंट का जो रोल है वो होता है टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट. जिस धरती के ऊपर हम रह रहे हैं, जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं, जिस पानी को हम पी रहे हैं, बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हम इन्हीं चीज़ों को पॉल्यूट करते जा रहे हैं. आपको पता है कि आज हमारा पूरा जो विश्व है वो पॉल्यूशन की प्रॉब्लम से जूझ रहा है. पॉल्यूशन के पीछे जो कारण है वो आपको पता ही है, दैट इज़ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. एंड टू फुलफिल द नीड्स ऑफ दैट increasing population, the greeds of that increasing population, I must say, हम लगातार पेड़ों को काटते जा रहे हैं. एंड जीव पटेल जैसे जो राइटर्स हैं वो अपने पोइम्स के थ्रू या अपने प्लेस के थ्रू यही मैसेज कन्वे करते हैं कि हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, बल्कि हमें अपने एनवायरनमेंट में, जिस पर्यावरण में हम रह रहे हैं, हमारे साथ दूसरे जो लिविंग बीइंग्स हैं वो भी रह रहे हैं, इसे प्रोटेक्ट करना चाहिए. एंड इसीलिए वो एक डीप कंसर्न शो करते हैं नेचर के लिए, और वो शो करते हैं, डिपिक्ट करते हैं कि मैन जो है वो कितना क्रूअल हो गया है कि वो अपनी नीड्स को, अपनी डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए किस तरह से इस नेचर को डिस्ट्रक्ट करता जा रहा है, डिस्ट्रॉय करता जा रहा है. तो बेसिकली यही थीम जो है जीव पटेल ने हमारे इस प्रेजेंट पोएम अंडर डिस्कशन में उठाया है, दैट इज़ ऑन किलिंग अ ट्री. तो जैसा कि मैं आपसे बात कर रही थी, ऑन किलिंग अ ट्री, यही टाइटल है आपकी पोएम का. तो देखते हैं व्हाट द पोएम इज एक्चुअली अबाउट. इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम. The poem is a graphic picture of men's cruelty towards the tree, which symbolizes nature. तो ये जो पोएम है ये बेसिकली डिपिक्ट करती है इंसान कितना क्रूअल हो गया है ट्रीज के लिए, इस चीज़ को, राइट. और ट्रीज जो कि सिंबलाइज करते हैं प्रकृति को, नेचर को. द पोएट गिव्स अस स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू किल अ ट्री. पोएट इस पोएम में प्रेजेंट कर रहे हैं एक ऐसी प्रोसेस जो कि वो बता रहे हैं कि किस तरह से एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप आप एक पेड़ को किल कर सकते हो. मीन्स एक पेड़ को काटने की बात नहीं कर रहे, एक पेड़ को मार सकते हो. एंड मेक्स अस रियलाइज दैट किलिंग अ ट्री इज अकिन टू मर्डरिंग अ ह्यूमन बीइंग. एंड साथ के साथ वो यही कह रहे हैं कि एक पेड़ को काटने का मतलब यही है कि जैसे आप किसी ह्यूमन बीइंग को किल कर रहे हो, ह्यूमन बीइंग को मर्डर कर रहे हो. दीज टू थिंग्स आर सिमिलर. It also refers to the destructive nature of humans and the indestructibility of nature. और ये इस चीज़ को भी रेफर करता है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो कितने डिस्ट्रक्टिव नेचर के होते हैं, हर किसी चीज़ का विनाश करते हैं. और जो नेचर है उसकी इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी को भी शो करता है कि जो नेचर है वो अपने आप को हील कर लेती है. नेचर अपने आप से ख़त्म नहीं होती. इट शोज द परमानेंस ऑफ नेचर अगेंस्ट द इम्परमानेंस, और वी कैन से डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स. तो बेसिकली ये थीम है इस पोएम का. एंड जैसा कि टाइटल है, टाइटल के हिसाब से ये चीज़ काफ़ी क्लियर भी हो रही है कि द पोएट इज नॉट टॉकिंग अबाउट कटिंग ऑफ ट्रीज, ओके, बट ही इज रेफरिंग टू इट एज किलिंग अ ट्री, राइट. तो अगर आप किसी पेड़ को काटने की कोशिश कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप उसे किल कर रहे हो. और जैसे कि ह्यूमन बींग्स को जब मारा जाता है तो यही कहा जाता है कि ह्यूमन बींग्स को मार डाला या उनका मर्डर कर दिया, तो आप एक मर्डरर बन जाते हो. एंड इसीलिए पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, ओके, क्योंकि पेड़ों के अंदर भी क्या है, यस, पेड़ों के अंदर भी जान है, वो भी जीवित होते हैं, वो भी लिविंग बींग्स हैं. इसीलिए हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए. बेसिकली पोएम का यही मैसेज है. तो आप ये देखिए, ये सभी जो यहाँ पर मैंने आपको पिक्चर्स प्रोवाइड की हैं,
इसमें कटिंग अ ट्री और किलिंग अ ट्री, कहने का मतलब यही है कि अगर हम पेड़ों को कट करते हैं तो उनमें भी जान होती है, उनको भी दर्द होता है, उनकी भी एक लाइफ है जो हम उनसे छीन रहे हैं, और इसका मतलब हम बहुत बुरा काम कर रहे हैं। और इनफैक्ट आप ये देखिए, बहुत ही ज़रूरी है कि हमें ह्यूमैनिटी को बचा कर रखना है, अपने आप को बचा कर रखना है, तो हमें पेड़ों को काटना भी नहीं चाहिए। तो यही जो स्ट्रॉन्ग मैसेज है वो पोएट इस पोएम के थ्रू कन्वे करना चाहते हैं। आप इस के थीम को भी एक बार देख लीजिए पोएम के, एंड इसको आप नोट डाउन भी कीजिएगा अपने बुक्स के अंदर, क्योंकि ये थीम और मैसेज जो है पोएम का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विच द पोएट जीव पटेल एक्चुअली वांट्स टू कन्वे विद द हेल्प ऑफ दिस पोएम। सी द थीम. The poet sensitizes the reader and highlights the fact that trees are living beings. He equates trees with humans to convey that trees should not be cut because destroying trees is just like killing a human being. A tree does not die by merely cutting because it regrows from where it is cut. If it has to be destroyed, then it has to be uprooted. तो देखिए वही बात यहाँ बताई है मैंने थीम में, कि यहाँ पर पोएट यही बताना चाह रहे हैं कि जो ट्रीज़ हैं वो भी लिविंग बींग्स हैं, ह्यूमंस की तरह से ही हैं, और अगर आप किसी ट्री को काटने की कोशिश कर रहे हो, इसका मतलब आप एक ह्यूमन बींग को मर्डर करने की कोशिश कर रहे हो। दीज टू थिंग्स आर क्वाइट इक्वल। एंड साथ के साथ पोएट यही बताते हैं कि पेड़ जो है उसको आप सिंपली कट भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि पेड़ के अंदर ये बहुत ही उसकी एक स्पेशल बात होती है, एक खास बात होती है कि वो अपने आप को हील कर लेता है, और दूसरी जो ब्रांचेस हैं, नई ब्रांचेस उस पेड़ में से निकलनी शुरू हो जाती हैं। अगर वो एंटायरली ख़त्म नहीं हो पाता तो वो अपने आप को हील कर लेता है, नए नए उसमें से फिर से बाउस जो हैं, ब्रांचेस जो हैं वो स्प्राउट होने लगती हैं, एंड फिर से जो वो पेड़ है वैसे की वैसी शेप ले लेता है, अगर वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता तो कहने का मतलब यह है कि पोएट ने इस पोएम में जो स्टाइल यूज़ किया है राइटिंग का, वो ये है कि इस पूरी की पूरी पोएम में हमें वो प्रोसेस बताएंगे कि किस तरह से आप एक पेड़ को जड़ से उखाड़ कर उसको बिल्कुल पूरी तरह से मार सकते हो, किल कर सकते हो, राइट। क्यों बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं क्योंकि बिल्कुल एकदम ऑपोजिट जो इसका कॉन्ट्रास्ट है वो ये है कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो पेड़ में इतनी अच्छी खास बात है कि वो अपने आप को फिर से खड़ा कर लेगा, पेड़ जो है वो फिर से ग्रो हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज इस पोएम का पोएट ने दिया है। तो चलिए हम अब इस पोएम को पढ़ते हैं। क्वाइट एन इंटरेस्टिंग पोएम, बहुत ही अलग स्टाइल में पोएट ने इस पोएम को लिखा है टू कन्वे दिस स्ट्रॉन्ग मैसेज। हियर कम्स द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम। It takes much time to kill a tree. Not a simple jab of knife will do it. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous height, sprouting leaves. सबसे पहले इस स्टैंजा के डिफ़िकल्ट वर्ड्स और उनके मीनिंग्स को समझ लेते हैं। देखिए, जैब का मतलब होता है सडन रफ ब्लो, और लेप्रस हाइट का मतलब होता है डिस्कलर्ड बार्क। तो देखिए पोएट क्या कहना चाहते हैं स्टेंजा में। पहली लाइन देखिए पहले, इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री। पोएट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस पोएम में यही प्रोसेस बता रहे हैं कि आपको एक पेड़ को किल कैसे करना है। तो उसके लिए वो पहली बात ये बताते हैं कि भाई इसके अंदर बहुत टाइम लगता है, ये बिल्कुल छोटी सी और आसान सी प्रोसेस नहीं है। ओके, अगर आप एक ट्री को किल करना चाहते हो तो बहुत टाइम लगेगा आपको इसके अंदर। नॉट अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ विल डू इट। अब देखिए, जैब तो आपने समझ ही लिया, सडन रफ ब्लो। तो पोएट यहाँ ये कहना चाहते हैं कि एक जो सिंपल जैब ऑफ नाइफ है, मीन्स जस्ट आपने नाइफ लिया, ओके, या कुल्हाड़ी ली, ओके, और उससे एक ब्लो कर दिया पेड़ के ऊपर, हिट कर दिया उसको, तो इससे ये काम आपका नहीं होगा। आप एक बार इस वीडियो को देखिए, इसके अंदर जो पोएट है, देखिए ये यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि सिंपल जैब ऑफ नाइफ है ये, ओके, और इससे क्या पेड़ कट जाएगा? नहीं कटेगा ना। आपने देखा कि किस तरह से ये सिंपल जैब ऑफ नाइफ है, देखिए जस्ट रफ सडन ब्लो दिया जा रहा है पेड़ को, लेकिन इससे क्या पेड़ कट जाएगा? ऑफ कोर्स पेड़ नहीं कटेगा। तो नॉट अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ विल डू इट, इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। तो क्यों नहीं कटेगा जल्दी से पेड़? एक सिंपल जैब ऑफ नाइफ, हल्का सा अगर हम झटका देंगे चाकू से तो वो क्यों नहीं कटेगा? हम हिट करेंगे तो, क्योंकि वो धीरे धीरे बड़ा हुआ है। इट हैज़ ग्रोन स्लोली, धीरे धीरे बड़ा हुआ है। कैसे? कंज्यूमिंग द अर्थ, राइजिंग आउट ऑफ इट। उसने अर्थ को कंज्यूम किया है। अब आपको पता ही है कि जो पेड़ है उसकी जड़ें जो है वो धरती के अंदर होती हैं, और उसने उस धरती में से, मीन्स मिट्टी में से बहुत चीज़ें ली हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लिए हैं, राइट। फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, उसने फीड किया है, अपने आप को खिलाया है
उसकी क्रस्ट के ऊपर। क्रस्ट क्या होता है? इट इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। तो जो ट्री होता है उसने इसकी क्रस्ट में से और अर्थ के अंडर नीचे से बहुत से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको उसने कंज्यूम किया है, अर्थ को कंज्यूम किया है। और क्या लिया है देखिए साथ में, एब्जॉर्बिंग गियर्स ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर। और उसने एब्जॉर्ब किया है। ओके, एब्जॉर्ब का मतलब आप समझते हो, अवशोषित करना। ओके, उसने अपने आप के अंदर भरे हैं, लिए हैं क्या, बहुत सारे सालों तक सनलाइट ली है उसने, एयर ली है उसने और वाटर लिया है। ओके, और इस तरह से जो पेड़ है वो पूरा का पूरा एक ग्रो हुआ है, राइट, कंज्यूमिंग ऑल दीज थिंग्स एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स। और उसकी जो लेप्रस हाइड है, लेप्रस हाइड का मतलब डिस्कलर्ड बार्क। आपने कभी भी पेड़ को देखा होगा तो उसकी जो छाल है, उसका जो तना होता है, तने के बाहर की जो लेयर है, स्किन है, दैट इज कॉल्ड बार्क। ओके, तो वो जो बार्क है वो बड़ी लेप्रस होती है। लेप्रस का मतलब डिस्कलर्ड सी हो जाती है, फेडेड सी हो जाती है। ओके, तो सुंदर नहीं लगती वो देखने में, कहीं से कट वट और ऐसे उसको बड़ी अनइवन सी होती है। तो दैट इज लेप्रस हाइड। ओके, कि उसकी जो हाइड है मीन्स उसकी जो बार्क है वो डिस्कलर्ड हो जाती है और उसमें से क्या निकलती हैं, स्प्राउटिंग लीव्स, उसमें से पत्तियां निकलती हैं। तो ये आपको पता ही है कि जो पेड़ है वो ऐसे ही नहीं बना। ओके, उसने एयर भी ली है, ओके, उसने वाटर भी लिया है एंड उसने सनलाइट भी ली है और अर्थ में से ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो उसने कंज्यूम किए हैं एंड उसके बाद ये पेड़ बना है। तो इसलिए इसको काटना उतना आसान नहीं है कि आप जस्ट एक ब्लो करो, ओके, नाइफ का एंड ये कट जाए। ओके, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। देखिए ये लेप्रस हाइड है, ये इसकी जो बार्क है, स्किन है, आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल जो है ये अनइवन है, कहीं से भी ऐसा नहीं है कि एकदम स्मूथ है, राइट, तो बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है, ये बहुत अनइवन है, दैट इज कॉल्ड लेप्रस हाइड। Now come to the second stanza. So hack and chop, but this alone won't do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature boughs, which, if unchecked, will expand again to former size. तो फर्स्ट स्टैंजा में पोएट ने हमें बताया कि आसान काम नहीं है। ओके, पेड़ को किल करना एक आसान काम नहीं है क्योंकि उसने बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, एयर, सन, वाटर, ये सब लेके वो ग्रो हुआ है, राइट। सेकेंड स्टैंजा में अब वो इस प्रोसेस को स्टार्ट कर रहे हैं कि भी किस तरह से ट्री को हम किल करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हैक एंड चॉप। अब हैक क्या है, हैक का मीनिंग आप देख लीजिए, कट रफली बाय स्ट्राइकिंग हैवी ब्लोज। तो कोई भी आप कुल्हाड़ी, ओके, या कोई भी स्पेड आप ले सकते हो और उसके बाद आपने क्या करना है कि उसको, पेड़ को क्या करना है, हैवी ब्लोज, बहुत जोर से आपने उसको मारना है पेड़ के ऊपर। ओके, तो हैक एंड चॉप का मतलब यही है। चॉप का मतलब भी यही होता है, टू कट इनटू पीसेस, राइट। तो आप एक कोई भी हैक लीजिए, मीन्स आप कोई स्पेड लीजिए, कुल्हाड़ी लीजिए और फिर उसके बाद आप बड़ी तेज तेज पेड़ के ऊपर वार कीजिए, ब्लो कीजिए। लेकिन इससे भी काम नहीं बनेगा, बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट, इससे भी ये नहीं होगा। नॉट सो मच पेन विल डू इट, कितना भी आप इसको दर्द दे लो ये पॉसिबल नहीं होगा। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज, सॉरी, द ब्लीडिंग बार्क विल हील। ओके, जो बार्क है उसमें से वो ब्लीडिंग बार्क बोल रहा है, देखिए ब्लीडिंग बार्क, ओके, इलिट्रेशन यूज हुआ है, लेकिन ब्लीडिंग बार्क का मतलब आप समझिए। देखिए मैंने जूम कर दिया है इसको आपके लिए। आप ये देखिए, जब भी आपने कभी देखा होगा कि पेड़ की जो छाल है उसके ऊपर से कुछ लिक्विड सा, इवन मैं तो यही कहूँगी कि कुछ जैसे मान लीजिए ब्लड सा निकलता रहता है, राइट। ये देखिए ये पिक्चर है ब्लीडिंग बार्क की एंड ये यही चीज़ बता रहा है कि जो पेड़ है अगर हम उसको कट करते हैं तो उसको भी दर्द होता है, उसमें से भी खून आते हैं। जैसे ब्लीडिंग का मतलब जब आपकी बॉडी में से ब्लड आता है, ठीक इसी तरह से पेड़ भी क्योंकि लिविंग बीइंग है तो उसकी बार्क को जब हम कट करते हैं तो उसमें से भी खून आता है। ये देखिए ये बार्क जो है, यहाँ पर हमने ये हैक से इसको ब्लो किया और ब्लो करने के बाद हमने इसे कट करने की कोशिश की तो ये जो बार्क है इसमें से क्या आने लग गया, खून आने लग गया। ओके, तो देखिए द ब्लीडिंग बार्क, ये ब्लीडिंग बार्क क्लियर हुआ आपको। लेकिन इसके बाद क्या लिखा है, विल हील। हील का मतलब इट विल रिकवर इटसेल्फ, इट विल रिपेयर इटसेल्फ। जैसे हमें कुछ डिजीज हो जाए या हमें कोई इंजरी हो जाती है, कोई चोट लग जाती है, धीरे धीरे वो हील हो जाती है, वो घाव भर जाता है। तो वो जो घाव है ब्लीडिंग बार्क का, तो पोएट कहते हैं कि सून इट विल हील, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा थोड़े समय के बाद। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, और फिर ग्राउंड के नीचे से छोटी छोटी हरी पत्तियां जो हैं
वो हरी ट्विग्स का मतलब शाखाएं, छोटी छोटी ब्रांचेस जो हैं वो निकलने लग जाएंगी, क्योंकि जो पेड़ है वो उसके ऊपर चाहे कितने भी कट्स हो, आप उसे कितना भी ख़त्म करने की कोशिश करो, लेकिन वो अपने आप को फिर से जनरेट कर लेता है। मिनिएचर बाउज, और छोटी छोटी शाखाएं, छोटी छोटी टहनियाँ उसमें से निकलनी शुरू हो जाएंगी। मिनिएचर का मतलब स्मॉल। विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन टू फॉर्मर साइज, और अगर आपने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया तो वो जो छोटे छोटे से स्प्राउट्स निकलने शुरू हुए हैं, छोटे छोटे से शाखाएं, टहनियाँ, बाउज, ट्विग्स निकलनी शुरू हुई हैं, वही धीरे धीरे करके फिर से पेड़ को उसके फॉर्मर साइज में कन्वर्ट कर देंगे। तो पोएट क्या कहना चाहता है कि ऑलराइट, आप हैक कीजिए उसको, चॉप कीजिए उसको, ब्लीडिंग बार्क जो है वो भी हील कर जाएगी, लेकिन आप उसको ध्यान से देखिए कि जो छोटी छोटी ट्विग्स हैं, बाउज हैं, वो फिर निकलनी शुरू हो जाती हैं उसमें से। आप इन सब पिक्चर्स में देख सकते हैं कि अकेला हैकिंग या चॉपिंग से काम नहीं चलेगा। ओके, ये जो देखिए छोटे छोटे से ट्विग्स निकलनी शुरू हो जाती हैं इसमें से, ये बाद में जाकर जो पेड़ है उसको उतना ही बड़ा बना देंगी जितना कि वो पहले था। फॉर्मर का मतलब पहले। ओके, तो जो साइज उसका पहले था पेड़ का, वो इसके अंदर आपको फिर से मिल जाएगा। Now come to the third stanza. No, the root is to be pulled out of the anchoring earth. It is to be dropped, tied and pulled out, snapped out or pulled out entirely out from the earth cave, and the strength of the tree exposed, the source white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth. थर्ड स्टैंजा में देखिए पोएट क्या बात कर रहे हैं। नो, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट। अब सेकेंड स्टैंजा में क्या थी बात, क्योंकि उसी से ये बात रिलेट हो रही है, राइट। तो सेकेंड स्टैंजा में पोएट ने यही कहा था कि आप अगर मान लीजिए इसको हैक से चॉप करते हो, ओके, ब्लीडिंग बार्क जो है वो भी आपकी हील कर जाती है, और जो शाखाएं हैं वो फिर से उगने लग जाती हैं, और जो आपका पेड़ है वो फॉर्मर साइज में कन्वर्ट हो जाता है। तो अकेला हैकिंग से या चॉपिंग से वे काम नहीं चलेगा। ओके, तो अगला स्टेप क्या है, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट। रूट जो है यानी कि जड़ों को निकालना पड़ेगा, जड़ों को निकालना पड़ेगा आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ। एंकरिंग अर्थ का मीनिंग देखिए, ट्रीज आर हेल्ड सिक्योरली विद द हेल्प ऑफ द रूट्स इन द अर्थ। तो एंकर क्या होता है, एंकर दरअसल देखिए इस तरह से एक आपका ये इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि आपकी बोट को या शिप को बांधे रखता है। ओके, पानी के अंदर जैसे ये गया हुआ होता है और इससे टाई हो जाती है आपकी बोट या शिप। ओके, एंड एंकर जो है पोएट ने यहाँ पर यूज किया है किस चीज के लिए, यहाँ पर रूट्स के लिए यूज किया है, आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ। ओके, कि ये जो रूट्स हैं, ये जो रूट्स हैं ट्री की, ये ट्री को एंकर करती है, मीन्स मजबूती से बांधे रखती हैं। सिक्योरली इट इज हेल्ड विद द हेल्प ऑफ रूट्स इन द अर्थ एंड इट इज टू बी ड्रॉप्ड टाइट। तो क्या करें, अब ये जो रूट्स हैं ट्री की, उन्होंने एक एंकर की तरह से मजबूती से पेड़ को अर्थ से बांध रखा है। तो क्या करें, इट इज टू बी ड्रॉप्ड। ड्रॉप्ड का मतलब रस्सी से बांधो, टाइट बांधो अच्छे से, ओके, एंड पुल्ड आउट, और उसको तेजी से धकेल के बाहर उखाड़ कर खींच लो। स्नैप्ड आउट, स्नैप्ड आउट का मतलब भी यही है, चॉप्ड आउट, बाहर निकाल लो, उसके टुकड़े टुकड़े कर दो, ब्रेक करो उसको। और पुल्ड आउट एंटायरली, ओके, आउट फ्रॉम द अर्थ केव, एंड इस तरह से पूरे पेड़ को जड़ समेत बाहर निकाल लो फ्रॉम अर्थ केव। अर्थ केव का क्या मतलब है, केव का मतलब गुफा, क्योंकि आपको पता है बेटा कि जो भी पेड़ होता है उसकी जो जड़ें हैं वो धरती के अंदर तक गई हुई होती हैं। आप यहाँ पर देखिए इस पिक्चर को, ये जो जड़ें हैं इस पेड़ की, ये अंदर तक बिल्कुल डीप इनसाइड द अर्थ इट इज डग। और जब हम इसको निकालेंगे, इस पेड़ को पूरे को जब हम पुल आउट कर लेंगे, तो एक जो है केव लाइक यहाँ पर हम सोच सकते हैं कि फिगर यहाँ पर बन जाएगी। ओके, तो केव लाइक गुफा की तरह से, क्योंकि जो जड़ें हैं वो बहुत गहरी होती हैं, अगर उन निकाल लेंगे तो वो जो अर्थ का जो पोर्शन है वो खाली हो जाएगा, वो कैसा लगेगा, एकदम केव की तरह से, राइट। तो क्या करना होगा, उन जड़ों को निकालने के लिए उनको रस्सी से बांधकर मजबूती से फिर उखाड़ना होगा, खींचना होगा, और उस अर्थ की गुफा में से उसको हम बाहर निकाल लेंगे। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, और इस तरह से हमें पता चलेगा कि पेड़ की असली ताकत क्या थी, पेड़ कितना स्ट्रॉन्ग था, कितना पावरफुल था, क्योंकि उसको निकालने में जितना जोर लगेगा, ऑब्वियसली पेड़ की जो जड़ें हैं वो उतनी ही गहरी होंगी। द सोर्स वाइट एंड वेट, अब ये जो सोर्स है, सोर्स यहाँ पर आया है उसकी रूट्स के लिए, ओके, क्योंकि जो पेड़ है एक्चुअली उसका सोर्स क्या है, उसकी रूट्स, जो कि वाइट एंड वेट होती हैं कलर में। द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ। तो देखिए वाइट एंड वेट कैसे होती हैं, आप यहाँ पर ये पिक्चर देख सकते हो, ये देखिए,
आपको पता है कई बार तो रूट्स इतनी गहरी होती हैं जितना कि पेड़ खुद भी बड़ा नहीं होता। तो क्योंकि जो जड़ें हैं वो अपने मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त करने के लिए, पानी को प्राप्त करने के लिए अंदर ही अंदर फैलती जाती हैं अर्थ के, तो वो बहुत गहरी होती हैं, राइट। और गहरी होने के अलावा वो वाइट भी होती हैं, वेट भी होती हैं। इस पिक्चर में बहुत ही क्लियरली ये चीज़ शो हो रही है। तो ये सोर्स है उसका वाइट और वेट रूट्स, और ये बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है, ओके, क्योंकि ये बहुत सालों तक धरती के अंदर छुपा हुआ था, एंड इसीलिए बहुत सेंसिटिव पार्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इफ यू रियली वांट टू पुल आउट अ ट्री, इफ यू रियली वांट टू किल अ ट्री। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेंजा। Then the matter of scorching and chalking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done. तो देखिए क्या किया हमने ट्री को हैक किया, चॉप किया, ध्यान दिया कि उसकी जो ब्लीडिंग बार्क है वो हील हो जाएगी, तो उसमें से नए ट्विग्स और बाउज निकलने लगेंगे। हमने इसकी ओर ध्यान दिया, एंड इसीलिए हमने फिर नेक्स्ट स्टेप क्या किया कि रूट्स को हमने बाहर निकाला, ओके। वो रूट्स जो पता नहीं कितनी अंदर तक उसके अंदर गई हुई थी। अब जब सारा का सारा पेड़ बाहर आ गया है, उखड़ के बाहर आ गया, इन पिक्चर्स में आप देख सकते हो सारा का सारा पेड़ उखड़ के बाहर आकर अब दिख रहा है हमें। इसके बाद क्या करना है, देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग। स्कॉर्चिंग का मतलब, स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग, द ड्राइंग अप ऑफ द ट्री आफ्टर बीइंग अपरूटेड। स्कॉर्चिंग का मतलब ड्राइंग अप। आप देखिए स्कॉर्चिंग हीट के लिए हम यूज़ करते हैं, स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन, स्कॉर्चिंग सन ऐसा बोलते हैं, क्योंकि उसे बोलते हैं झुलसाना, ओके। तो जो सन है उसके अंदर आपको पता है इतनी ज़्यादा हीट होती है कि वो झुलसाने की ताकत रखता है। तो हमने इसी तरह से जो पेड़ है वो बाहर निकल गया, उसकी रूट्स पे बाहर निकल गई, काट दिया, उखाड़ दिया हमने पेड़ को। उसके बाद उसको क्या करना है, अभी भी वो मरेगा नहीं, ओके, अभी भी वो मरेगा नहीं। तो अब उसे किल करने के लिए क्या करना है, स्कॉर्चिंग और चॉकिंग करनी है। मीन्स स्कॉर्चिंग का मतलब सन में, जिस सन को लेकर वो बड़ा हुआ था, आप उसी सन के अंदर हम उसे डालेंगे, उसको हीट मिलेगी, वो झुलस जाएगा, ओके, क्योंकि अब वो किसी भी चीज़ से अटैच नहीं है, ओके। तो वो स्कॉच हो जाएगा, वो ड्राई हो जाएगा। चॉक का मतलब उसका दम घुटने लगेगा, क्योंकि जो एयर जिसके अंदर वो सांस लेकर बड़ा हुआ था, जिस एयर को यूज़ करके कंज्यूम करके वो इतना बड़ा हुआ था, उसी एयर के अंदर उसका दम घुटने लगेगा। ब्राउनिंग का मतलब और भी ज़्यादा ब्राउन होता चला जाएगा, डार्क ब्राउन होता चला जाएगा उसका कलर ग्रीन से। हार्डनिंग का मतलब और भी ज़्यादा हार्ड होता जाएगा ड्राई अप होने के बाद। ट्विस्टिंग और भी मुड़ता जाएगा। विदरिंग फेड अवे हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। एंड देन इट इज़ डन। और इस तरह से एक पेड़ पूरी तरह से किल हो पाएगा, मर पाएगा। आई होप आपको पोएम की एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। नाउ कम टू दिस पॉइंट एंड लेट्स डिस्कस द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। तो देखिए पोएम में जो राइम स्कीम है वो क्या है। इनफैक्ट देयर इज नो राइम स्कीम इज देयर इन द पोएम, इट इज रिटन इन फ्री वर्स, देयर इज नो राइम और रिदम इन द पोएम। कम टू द लिटरेरी डिवाइसेस नाउ। मेटाफर, दैट्स एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन। लेप्रस हाइड, यहाँ पर मेटाफर यूज हुआ है क्योंकि जो अनइवन कलर है ट्री के सरफेस का, उसे कंपेयर किया है एक ऐसे पर्सन की स्किन से जैसे कि लेप्रेसी, यानी कि कोढ़ का रोग आप समझते हो, कुष्ठ रोग, ओके। उसमें क्या होता है कि ह्यूमन बींग्स की जो स्किन है वो बहुत ही डिस्कलर्ड सी हो जाती है, राइट, कुरूप से लगने लगते हैं वो। एंड इसी को बोला है लेप्रस हाइड की, जो उसकी जो हाइड है मीन्स उसकी जो बार्क है वो काफ़ी डिस्कलर्ड हो गई है। ब्लीडिंग बार्क, यहाँ पर भी मेटाफर यूज हुआ है। The sap coming out of tree where it is cut is compared to the bleeding of the wound in a human's body. तो ये आपको पता ही है कि जो पेड़ की अगर बार्क को हम छीलते हैं तो उसमें से ब्लड निकलता है। उस ब्लड को पोएट ने कंपेयर किया, उस सैक निकलता है, एक्चुअली सैक होता है प्रॉपर वर्ड उसके लिए, बार्क में से जो निकलता है, छाल में से जो निकलता है, उस सैक को पोएट ने कंपेयर किया है ब्लड से, ह्यूमन ब्लड से, कि जब ह्यूमन बींग को कोई कट लगता है तो उनके स्किन में से जैसे कलर निकलता है। देन वी हैव अलिट्रेशन, that is a repetition of a consonant sound in two or more closely connected words. तो bleeding bark, b sound is here repeated, and white and wet, w, v sound is repeated. Then we have repetition. repetition आपको पता ही है कि किसी भी phrase पर, word पर, sentence पर अगर हमें emphasis ले करना है तो repetition use करता है poet। तो pulled out, okay, आपको पता थर्ड stanza में बार बार pulled out word को use किया है, इस phrase को use किया है कि उसको निकालना है, उखाड़ना है। enjambment, when one sentence continues to two or more lines, that is called enjambment. मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में हर लिटरेरी डिवाइस को आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एंड यहाँ पर भी मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि जब दो या दो से ज़्यादा लाइन्स कंटिन्यू होती हैं पोएम में एंड दे डोंट यूज एनी पंक्चुएशन मार्क देयर, इट इज़ कॉल्ड enjambment. तो देखिए ये सब जो लाइन्स है यहाँ पर enjambment यूज हुआ है। नॉट अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ विल डू इट,
It has grown slowly, consuming the earth, and is maybe rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide, sprouting leaves. Now, here I have provided you the solutions of NCERT questions. So, NCERT questions and answers. All these questions have been discussed by me in detail. Okay, देखिए मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ, आंसर्स आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं. एक्सप्लेनेशन में ऑलरेडी एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ. कैन अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ किल अ ट्री? वाई नॉट? क्या एक सिंपल सा रफ सा सडन सा ब्लो जो है नाइफ का वो पेड़ को मार सकता है? क्यों नहीं? ओके, अब इसका आंसर आप अपने आप दे सकते हो या यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो. हाउ हैज द ट्री ग्रोन टू इट्स फुल साइज? किस तरह से पेड़ अपने बड़े साइज में ग्रो हुआ है? आपको पता ही है, कंज्यूमिंग एयर, वाटर एंड सनलाइट. ओके, और न्यूट्रिएंट्स लिए हैं आपसे. लिस्ट द वर्ड सजेस्टिव ऑफ इट्स लाइफ एंड एक्टिविटी. तो ये सब क्या प्रोसेस है इसके बारे में आपने बताना है. मैंने अपनी पीछे की जो एक्सप्लेनेशन है उसमें आपको पिक्चर्स के थ्रू ये सब चीज़ें समझाई थी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लीडिंग बार्क? व्हाट मेक्स इट ब्लीड? ब्लीडिंग बार्क का क्या मतलब है? ओके, एंड क्यों ये ब्लीड करता है? तो आपको पता ही है कि सैप होता है जो कि ब्लीड करता है. द पोएट सेज नो इन द बिगनिंग ऑफ द थर्ड स्टेंजा. व्हाट डज ही मीन बाय दिस? तो पोएट ने कहा नो, वो कहता है कि थर्ड स्टेंजा की शुरुआत में कहता है नो. क्यों कहता है वो इसीलिए कहता है नो क्योंकि इससे नहीं होगा. ओके, कटिंग से या सिंपल चॉपिंग से, हैकिंग से काम नहीं होगा. तो कैसे होगा? फिर वो आगे फर्दर उस चीज़ को डिस्कस करता है. फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंकरिंग अर्थ? अर्थ केव. ओके, एंकरिंग अर्थ का मतलब मैंने आपको बताया था कि अर्थ जो है, मिट्टी जो है, वो दरअसल पेड़ को जमीन से बांधे रखती है. उसकी जो जड़ें हैं वो पेड़ को मजबूती से जमीन से जकड़े रखती हैं, पेड़ को और मिट्टी को, एंड इसीलिए उसको बोला है एंकरिंग अर्थ. और अर्थ केव ये भी आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि जो रूट्स हैं ट्री की वो एकदम डीप इनसाइड द अर्थ होती हैं, एंड जब आप उसे पुल आउट करते हो तो एक केव की तरह से वो खाली जगह बन जाती है. What does he mean by the strength of the tree exposed? Strength of the tree का क्या मतलब है? एक्सपोज का मतलब दिखाना, यानी कि जो पेड़ है वो अपनी ताकत दिखाएगा. जब उसको जड़ों से आप रस्सियों से बांध के अच्छे से पुल आउट करोगे तो उस समय कितना जोर लगेगा, ये उस पेड़ की ताकत है. What finally kills the tree? तो जो फाइनली जो है, आपको पता है लास्ट स्टेंजा के अंदर पोएट ने बताया था कि जब उसको अर्थ से अलग कर दिया जाता है उस समय फिर वो ब्राउन होता है, हार्ड होता है, स्कॉचिंग, और आप ये देख लो कि चॉकिंग, ठीक है, फिर विदरिंग, एंड फिर फाइनली इट डाइज. सो नाउ वी कम टू द लास्ट एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस पोएम, दैट इज द मैसेज गिवन बाय द पोएट. यहाँ पर ये भी मैंने आपको प्रोवाइड किया है. कंप्लीट पोएम का एनालिसिस एक तरह से इस वीडियो में आपके पास है. ओके, मैंने पोएम के टाइटल को डिस्कस किया, पोएट के बारे में आपको बताया, मैंने आपको थीम डिस्कस किया, बिल्कुल एक एक लाइन का बहुत सारे पिक्चराइजेशन के साथ मैंने आपको एक्सप्लेनेशन इसके अंदर दी. एंड मोर ओवर सभी एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस हमने किए, लिटरेरी डिवाइसेस हमने डिस्कस किए, राइम स्कीम डिस्कस करी, एंड नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस द मैसेज. Jeev Patel gives a very important message in this poem on killing a tree. Trees feel pain, grief, suffering, sorrows, and joys as sensitively as human beings do. So, we should never hurt them. The poet reminds us that we have not inherited these trees for our use. They are held by us in trust for our future generations. It is therefore our sacred duty to conserve trees as a legacy for future. With this, we come to the end of this poem. It's a beautiful poem conveying a very, very important and beautiful message for all of us. We must not cut trees. With this hope, I end my video here. Thank you so much for watching. Thanks a lot.